हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 पाठ 2 मल्हार। तीन बुद्धिमान। तीन बुद्धिमान यह एक लोक कथा है। लेखक यहाँ पर अज्ञात है। क्यों? क्योंकि जो लोक कथा होती है वो जन साधारण में मौखिक कहानियां कही जाने के प्रचलन को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाई जाती है। जो लोगों के द्वारा मौखिक कहानियां कही गई हो वही लोक कथा कहलाती है, जो लोक कथा बन जाती है, जो लोगों में प्रचलित हो। तो हमारी जो तीन बुद्धिमान कहानी है, जो लोक कथा है, वो एक तीन बुद्धिमान व्यक्तियों की कहानी है। तो जानते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। निर्धन का मतलब होता है जिसके पास धन ना हो। तीन बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता रहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित करना मतलब इकट्ठा करना। तो जो पिता थे वो बेटों से कहते थे कि हमारे पास रुपया पैसा तो है नहीं, तो तुम्हें अलग तरह से धन संचित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। हर वस्तु और हर स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। पिता बार बार अपने बच्चों को एक ही बात कहते रहते थे कि तुम्हें हर स्थिति को, हर सिचुएशन को समझने की, उसको अच्छी तरह से जानने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। दृष्टि मतलब यहाँ पर नजरिया, देखने का। ऐसा कोई भी बात हो जो तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे नजरिए से न बच पाए, तुम्हें अपनी दृष्टि को इतना पैना करना है, इतनी तरह से उस दृष्टि को प्रिसाइज करना है। तो रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। पैनी मतलब सटीक, प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए। और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पर पिताजी ने कहा है कि सोने चांदी के स्थान पर हमारे पास तीव्र बुद्धि होना चाहिए। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कोई कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 रहना मतलब छोटा सा भी अंतर 19-20 का भी नहीं रहेगा। तुम दुनिया के साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर चलोगे। भले ही तुम्हारे पास पैसा ना हो, पर तुम्हारे पास एक कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिर कर जगत देखें। अब तीनों ने एक विचार बनाया कि हमारे पास करने के लिए तो कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम तीनों मिलकर पूरी दुनिया को घूमें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेतों में श्रमिकों का काम कर लेंगे। चरवाहे जो गाय और बकरियां चराते हैं उन्हें चरवाहा कहा जाता है। खेत में श्रमिकों का काम भी करेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे तो नहीं रहेंगे। अंततः वे तैयार होकर इस यात्रा पर चल दिए। तीनों भाइयों ने विचार किया और फिर वो आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। घाटियों का मतलब होता है दो पर्वतों के, पहाड़ों के बीच का जाने वाला रास्ता। तो उन रास्तों को, घाटियों को उन्होंने पार किया और पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो चुका था। वे थककर चूर हो गए और उनके पैरों में
छाले पड़ गए, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। पुनः मीन्स फिर से थोड़ी देर आराम किया, रुके और फिर चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच चुके थे। ये देखिए यहाँ पर तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग बढ़ाना, कदम जल्दी जल्दी बढ़ाना, पैर जल्दी जल्दी चलाना। तीनों भाई बहुत खुश हुए। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला। जब वो नगर के एकदम निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक से रुका और बोला। उसने धरती पर दृष्टि डाली, धरती पर उसे नजर डाली। थोड़ी देर पहले ही यहाँ से बहुत बड़ा ऊंट गया है। तब भाई ने पूरी धरती पर, सड़क पर, उस स्थान पर नजर डाली और कहा कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ से ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे बढ़ा तो मझला भाई रुका। मझला मीन्स बीच वाला रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला। संभवतः वह एक ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। तो बीच वाले भाई ने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊंट था वो अपनी एक आंख से नहीं देख पाता होगा। वे कुछ और आगे बढ़े तो सबसे छोटे भाई ने कहा। ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार था। वो तीनों ही भाई आपस में उस सड़क पर जो दृष्टि पड़ी थी उसको देखकर आपस में बात कर रहे थे। तो सबसे छोटे वाले भाई ने कहा कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा। घुड़सवार जो घोड़े की सवारी करता है, वो वहां से निकला और सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा। घुड़सवार से बड़े भाई ने कुछ सवाल पूछे। घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया। हाँ, ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा भाई है, उसने घुड़सवार को रोका और पूछा कि तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो? उसने कहा हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। फिर उसने उत्तर दिया हाँ। बहुत बड़ा सा था? फिर उसने कहा हाँ। वह एक आंख से देख नहीं पाता था? मछले भाई ने फिर एक आंसर पूछा उससे कि क्या वह एक आंख से देख नहीं पाता था? फिर घुड़सवार ने कहा हाँ, वह एक आंख से देख नहीं पाता था। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या उस ऊंट पर एक छोटे से बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? तो सबसे छोटे भाई ने ये सवाल पूछा। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा था। वो ये सोच रहा था कि मेरे ऊंट के बारे में इतनी डीप ऑब्जर्वेशन किसने किया है, इनको कैसे पता चला? आह, तो तुम्हारे पास है। मेरा घुड़सवार ने तुरंत उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, तो मेरा ऊंट तुम्हारे पास है, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। अब भाइयों ने जवाब दिया कि हमने तो तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें कैसे पता चली? फिर घुड़सवार के मन में एक और सवाल आया कि जब तुमने उसे नहीं देखा तो तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने कहा कि हम अपनी आंख से और हम अपनी बुद्धि से काम लेना जानते हैं। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट जरूर मिल जाएगा। तब भाइयों ने उस घुड़सवार से कहा कि तुम जल्दी से जाकर उस दिशा में अपने घोड़े को ले जाओ, दौड़ाओ उस घोड़े को, शायद तुम्हें तुम्हारा ऊंट वहां मिल जाए। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया। ऊंट का स्वामी कौन था यहाँ पर? घुड़सवार। मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। अब घुड़सवार उन भाइयों से कहता है कि नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जो ऊंट है वो तुम्हारे ही पास है और तुम ही मुझे उसे वापस लौटाओगे। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं।
भाइयों ने फिर चिंतित होकर कहा, लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। जो घुड़सवार था उसने तलवार निकालकर तीनों भाइयों को धमकाते हुए कहा कि अब तुम मेरे साथ आगे आगे चलोगे। और वो उसे कहाँ लेके गया? राजा के भवन में। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंप कर वह स्वयं राजा के पास गया। इन तीनों भाइयों को राजा के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो उनकी सुरक्षा करने के लिए होते हैं, जो लोग, उनको सौंपा और वो खुद राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। रेवड़ों का मतलब होता है गाय और बकरियों का झुंड लिए जा रहा था। उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। इसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। अब जो घुड़सवार था उसने राजा को अपनी पत्नी और अपना ऊंट खोने की पूरी कहानी बताई कि मैं तो जा रहा था सीधा मेरे झुंड को लेकर, लेकिन पीछे पीछे मेरी पत्नी और जो मेरा बेटा था वो ऊंट पर आ रहा था और वो कहीं पीछे रास्ता भटक गए और इस तरह से वो छूट गया मेरा ऊंट। तो मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में तीन व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा मेरे बेटे को भी मार डाला। अब उस व्यक्ति ने, घुड़सवार ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो तीन व्यक्ति मुझे मिले हैं, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ऊंट बहुत बड़ा था, वह एक आंख से देख नहीं पाता था और उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। फिर उसने, घुड़सवार ने राजा को पूरी बात बताई कि मैंने उन तीनों व्यक्तियों से मेरे ऊंट के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी उन तीनों व्यक्तियों ने मुझे उस ऊंट के बारे में, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के बारे में मुझे पूरी जानकारी दी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सभी कुछ अच्छी तरह से बताया, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ ले आओ। फिर राजा उसकी बातों में आया। राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, जाओ उन चोरों को यहाँ लेकर आओ। ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। राजा ने कहा, तुम चोर हो, जल्दी से बताओ कि तुमने, उत्तर दो कि तुमने उस आदमी का ऊंट कहाँ छुपाया है। राजा भी उसे धमकाने लगा। फिर वो कहने लगे, हम चोर नहीं हैं, हमने उसका ऊंट कभी देखा भी नहीं। भाइयों ने ये उत्तर दिया। भाइयों ने कहा कि हमने तो कभी उसका ऊंट देखा भी नहीं। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? फिर राजा ने वही सवाल किया कि जब तुमने उस व्यक्ति का ऊंट नहीं चुराया, तुम कह रहे हो कि हमने तो उसे देखा भी नहीं, तो तुम उसके बारे में इतनी डीप जानकारी कैसे रखते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि उस ऊंट पर कोई महिला सवार थी, वह एक आंख से देख नहीं पाता था? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात ही नहीं। भाइयों ने फिर उत्तर दिया कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। फिर उन तीनों ने कहा कि बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ी है कि हम हमारी दृष्टि से, हमारी नजर से हम कोई भी चीज चूकने नहीं देते। हमने अपने परिवेश, परिवेश का मतलब होता है वो जिस वातावरण में रहते हैं, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखा है। परिवेश मतलब जिस वातावरण में रहते हैं, हमने उसको उस पैनी दृष्टि से देखा है, एकदम कीन ऑब्जर्वेशन किया है। हमको वैसी ही आदत पड़ी है और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। मतलब हमने छोटी छोटी चीजों के ऑब्जर्वेशन में बहुत समय लगाया है और बहुत प्रयास किया है। इसलिए ऊंट का देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। फिर राजा को हंसी आ गई ये सुन के कि ऐसा होता है क्या कि कोई अपनी बुद्धि से एकदम सही सही बता दे? ऐसे कैसे तुमने इतना
ऑब्जर्वेशन कर लिया। तो किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में इतना कुछ जानना कैसे संभव हो सकता है? राजा ने फिर पूछा। हाँ संभव है, भाइयों ने कहा बिल्कुल संभव है। तो ठीक है, अभी हम तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। तो फिर राजा ने उनकी सच्चाई की जांच करने की पूरी प्लानिंग की। तो राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ कहा। मंत्री तुरंत महल के बाहर आया। उसने शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी पेटी लाए। अब जैसे ही मंत्री बाहर आया, वह अपने दो सेवकों के साथ एक पेटी लेकर आया। बहुत बड़ी सी एक पेटी थी। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास रख दिया। द्वार मतलब दरवाजा। उस दरवाजे के पास, द्वार के पास, उस सेवक ने उस पेटी को ऐसे रखा कि वह राजा को दिखाई दे और स्वयं एक और हट गए। उस पेटी को उसने ऐसे रखा कि वह पेटी राजा को इजीली दिखाई दे और दोनों जो सेवक थे वो हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े खड़े उसे देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी। जो तीनों भाई थे वो ध्यान पूर्वक देख रहे थे कि जो पेटी है वो कहाँ से और किस तरह लाई जा रही है और किस ढंग से रखी जा रही है। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। राजा ने कहा कि चलो तुम चोर हो, जल्दी से बताओ कि इस पेटी में हमने क्या रखा है। महाराज, हम तो पहले से ही विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं है। सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है, और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। फिर उसमें से किसी एक भाई ने जवाब दिया कि मैं आपको बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। तब उसने बताया कि उस पेटी में एक छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है। फिर मझला भाई बोला उसमें अनार है। हाँ, और वह भी कच्चा है। फिर सबसे छोटे भाई ने कहा कि वह भी कच्चा है, अनार है और कच्चा है। ये देखिए यहाँ पर, ये है अनार। ये तीनों भाई, राजा और उसके सेवक। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया, उस पेटी में क्या था? कच्चा अनार। उसमें उसे कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि सचमुच उस पेटी में अनार है। बिल्कुल ध्यान से देखता रह गया। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकाल कर वहां उपस्थित सभी लोगों को बताया। जो पेटी में अनार था वह कच्चा था। राजा ने उस अनार को निकाला और वहां पर खड़े हुए जितने भी लोग थे उन सबको वह अनार दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। फिर राजा ने उस घुड़सवार से कहा कि ये लोग चोर नहीं है, तुम्हें उस रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजना चाहिए। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इसने एकदम से सही जानकारी कैसे दी कि इस पेटी में सचमुच अनार है। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन करवाए और उन भाइयों का आवभगत करने लगे। राजा ने बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा खुश भी हुआ, आश्चर्यचकित था। उसने उन लोगों को, तीनों भाइयों को स्वादिष्ट भोजन करवाए और उनकी आवभगत करने लगे। आवभगत करना मतलब स्वागत करने लगे, उसका स्वागत सत्कार वहां पर करने लगे। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे अपनी सारी बात विस्तार से बताओ। अब राजा ने कहा कि तुम निर्दोष हो, तुम जहां भी जाना चाहते हो जा सकते हो, परंतु जाने से पहले मुझे अपनी सारी बात विस्तार से बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है? तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? राजा ने दो सवाल पूछे। तुम्हें कैसे पता कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और वह ऊंट कैसा है यह भी तुमने बताया। दोनों का मुझे आंसर दो। सबसे बड़े भाई ने कहा कि धूल पर
आप इन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। अब असली कहानी हमारी शुरू होती है। ये तो था कहानी का फर्स्ट पार्ट। अब कहानी का सेकेंड पार्ट। तो धूल पर उनके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। तो जो व्यक्ति था, जो तीन व्यक्ति थे, उसने वहां पर, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसने उस रास्ते पर देखा था कि यहाँ से कोई ऊंट गया, कोई गया है यहाँ से। तो उसने वहां से अनुमान लगा के बताया कि धूल पर पैरों के चिन्हों से मुझे मुझे पता चला कि वहां पर कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। तब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा। फिर उसने कहा कि मैंने देखा कि वहां से कोई ऊंट गया है और वहां उसी वक्त कोई घुड़सवार मौजूद था जो आसपास जाने वाले रास्ते को चारों ओर नजर दौड़ाकर देख रहा था। तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह कोई ना कोई चीज खोज रहा है। उसके देखने के तरीके से वह भाई पहचान पाया कि ये घुड़सवार कोई खोई हुई चीज को ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से कितने उस घुड़सवार को यह बताया कि उसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता है? क्योंकि उसने ये भी बताया था कि तुम्हारा जो ऊंट है वो एक ही आंख से देख पाता है। तो उसका तो सड़क पर कोई चिन्ह नहीं होगा। फिर राजा ने ये पूछा कि अब ये बताओ कि जो ऊंट है वो एक ही आंख से देख पाता है, लेकिन उसका तो कोई सड़क पर चिन्ह नहीं होगा, फिर तुमने कैसे जान लिया? तो मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की जो घास थी तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों बनी थी। अब उसने फिर एक अनुमान लगा लिया, अपनी बुद्धि लगा ली उसने वहां पर कि जो ऊंट था उसने दाईं ओर की घास चरी है, परंतु बाईं ओर की जो घास है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो मजले भाई ने ये उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा फिर खुश हुआ। राजा ने कहा, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार है? फिर वही तीसरा क्वेश्चन। तो मैंने सबसे सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह थे। फिर उसने कहा कि मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट जो था वो घुटने टेक कर बैठा है, इस तरह के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह हमें दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह भी हमें दिखाई दिए, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। अब उसने तीनों ही राजा के सवाल के तीनों क्वेश्चन का बहुत आसानी से अपनी सूझबूझ से जवाब दिया। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा। राजा बोला, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? फिर वो दूसरी तरफ आ गया। फिर उसने वापस से वही प्रक्रिया दोहराई, जो उसने अनार लाए थे, पेटी लाए थे, वो सारी बात उसने एक एक करके पूछी। तो पेटी में एक कच्चा अनार है, ये तुम्हें कैसे पता चला? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। फिर सबसे बड़े भाई ने आंसर दिया, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठा कर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। पेटी को वो जिस तरह लेकर आए तो इसे लगा बहुत हल्की और एकदम खाली है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी गोल छोटी सी वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। फिर उसने कहा कि जिस प्रकार वो पेटी को रख रहे थे तो मुझे वहां से ध्वनि मतलब आवाज, कोई साउंड सुनाई दिया कि कोई गोल छोटी वस्तु उस पेटी के अंदर से लुढ़क रही है। इस हिसाब से मैंने ये जाना कि उसमें कोई गोल वस्तु है। फिर मझला भाई बोला, मैंने ऐसे अनुमान लगाया क्योंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई जा रही थी। फिर उसने ये देखा, दूसरे भाई ने, कि जो पेटी है वो लाई कहाँ से जा रही थी? उद्यान मतलब बगीचा। तो वह पेटी बगीचे की ओर से लाई जा रही थी, उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है और वह अवश्य ही अनार होगा। फिर उसने अंदाज लगाया कि उसमें जो गोल वस्तु है जरूर उसमें अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। फिर उसने अपनी सूझबूझ से आंसर दिया कि जब मैं अंदर आ रहा था तब मैंने देखा कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत छोटे से बहुत बड़े बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। फिर सबसे छोटे भाई से उसने पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार
कच्चा है। फिर राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो अनार ही है और वो कच्चा है। इस समय उस उद्यान में सभी अनार कच्चे थे। फिर उन तीनों भाइयों ने उस उद्यान में जब वो आ रहे थे तो सारी चीजों को ध्यान से देखा। तब उन्होंने पाया कि जो उद्यान में बगीचे में जो अनार लगे हैं वो अनार कैसे थे, कच्चे थे। अब तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया। खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। तो फिर राजा को उस तीनों भाइयों ने कहा कि अब आप स्वयं देख सकते हैं, आप देखिए अपनी खिड़की से बाहर। राजा ने तुरंत अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। फिर राजा ने देखा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे बगीचे में तो सारे कच्चे अनार हैं। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गए। उनके जो भाइयों के देखने का जो तरीका था, जो सूझबूझ थी, जो उसकी तीव्र बुद्धि थी जिसका वो प्रयोग कर पाए, उस बुद्धि से सोचने समझने की शक्ति से अनुमान लगाना और कल्पना करना, इससे वह चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है। बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है। कोश मतलब होता है खजाना। तब राजा ने कहा कि निश्चित ही तुम्हारे पास धन संपत्ति और सांसारिक वस्तुओं का तो कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा खजाना है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। जो राजा था उसने उन तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया। इस तरह से राजा उनकी सूझबूझ, उनकी तर्क शक्ति और उनकी समझदारी, बुद्धिमानी से बड़ा खुश हुआ और उसने उन तीनों भाइयों को अपने राजमहल में रख लिया। तो ये थी हमारी छोटी सी लोक कथा। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ने और समझाने में। चलते हैं देखते हैं कि पाठ से मेरी समझ से इसमें क्या पूछा गया है। तो लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आप स्टार बनाइए और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है कि पाठ के आधार पर जब हम पाठ पढ़ते हैं, मैं बच्चों से भी कक्षा कक्ष में कहती हूँ कि अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है, एक प्रश्न के कई तरह के उत्तर हो सकते हैं। रोट टेक्निक अपनाने के लिए मैं हमेशा बच्चों को मना करती हूँ। आप रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करेंगे, आप हर प्रश्न के उत्तर को अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से देंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। हमने शुरू में ही कहा, देखा कि पिताजी ने उन्हें कहा कि हमारे पास धन नहीं है। ऐसा क्यों कहा पिताजी ने, तो धन संचय करने को कहा। तो धन संचय से यहाँ पर क्या आशय है, यही हमसे पूछा गया है। जानते हैं इसके ऑप्शन। खेती बाड़ी करना, धन इकट्ठा करना, बिल्कुल भी नहीं। पैनी दृष्टि, तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बस जाना। तो यहाँ पर पिताजी का मतलब था धन संचय करने से पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। ये जो आंसर है एकदम सही है। पिताजी ने उन्हें कहा था अपने देखने के तरीके को, अपने नजरिए को इतना पैना करो, इतनी दृष्टि और इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन करो कि सारी स्थिति आपकी समझ में आ जाए और इससे आपकी बुद्धि का भी विकास होगा। ये पाठ हमें सिखाता है। थोड़ा सा हम पाठ के बारे में बात करें। ये पाठ हमें ये सिखाता है, ये लोक कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हर तरह की समस्या आती रहती है। उन समस्याओं से निपटने के लिए कई बार हमें हर तरीके से सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम अपनी बुद्धि का हमें प्रयोग करना चाहिए, हमें थोड़ा सा डीपली सोचना चाहिए चीजों को, हमारे कल्पना करना चाहिए, उसमें चीजों को अनुमान लगाना चाहिए और तभी हमें कोई समस्या से समाधान मिल सकता है।
तो जानते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जो तीनों भाई थे उन्होंने अपनी बुद्धि का और अपने दिमाग का, अपने ज्ञान का उपयोग करके उस ऊंट के बारे में सारी चीजें बता दी। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन सबसे बड़ी ताकत है, और ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो मुझे इन चार ऑप्शंस में से सेकंड वाला ऑप्शन एकदम प्रिसाइज लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई है कि किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर इन्होंने धन ऐड किया है। तो धन व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत ताकत हो सकता है, लेकिन केवल धन ही हो, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। ये वो महिला और ये वो बालक। राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? तो भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी, और राजा भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा दिया था। तो मुझे यहाँ पर एक ही आंसर सही दिख रहा है। राजा ने अपनी बात को सॉरी भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। जो भाई थे तीनों, वो राजा को अपनी बात समझाने में समर्थ हुए। वो समझा पाए कि उन्होंने जो ऊंट के बारे में बताया वो किस प्रकार बताया। अपनी तर्क शक्ति लगाई, कुछ वहां पर ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद उन्होंने ऊंट के बारे में बताया। दूसरा ये भी हो सकता है कि राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पेटी की तो जांच की थी, लेकिन ऊंट की जांच राजा ने नहीं की थी। उसने तो घुड़सवार को कहा था कि तुम उस रास्ते पर जाओ और देखो, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट जरूर मिलेगा। लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? इस लोक कथा के जो पात्र है, जो तीन भाई है, राजा है, घुड़सवार है, के आधार पर, और जो घटना वहां पर घटी, जो घुड़सवार ने राजा को जो घटना बताई, उसके आधार पर राजा के निर्णय के पीछे, मतलब राजा ने जो निर्णय लिया उसके पीछे कौन सा मूल्य, मीन्स कौन सी बात छुपी हुई थी? राजा ने वापस से पेटी बुलवाई, उसमें अनार रखवाया, और इतनी सारी चीजें क्यों की? तो जानते हैं राजा का क्या निर्णय था, उसके पीछे क्या मूल्य था? दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का समाधान है। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोष नहीं देना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सदा सही माना जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है सही आंसर, कि अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो यही राजा का भी मूल्य था, यही उसके विचार थे, तो इसीलिए उसने वापस से वो सीन रिक्रिएट किया। पेटी के माध्यम से उसने पेटी में अनार रखवाया और वापस से उस भाई की, तीनों भाइयों की बुद्धि की जांच की। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ आप भी चर्चा कीजिए, और आप बताइए मुझे कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो ये था आज का हमारा लोक कथा, तीन बुद्धिमान भाइयों की लोक कथा, जो हमने पढ़ी और समझी। अब इसके प्रश्नोत्तर और बाकी की एक्टिविटी हम देखेंगे अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की। तो तब तक के लिए गुड डे, मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में।